नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, नितिन गडकरी एक ऐसे नेता है भारतीय जनता पार्टी में जिनके बयान जो है ना, वो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। वो बहुत बार ऐसा होता है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता शायद नहीं करते हैं। वो दिल की बात बोलते हैं, मन की बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में बोलने की बड़ी आदत है, लेकिन वो दिल से बोलते हैं। वो है नितिन गडकरी। शनिवार को भी उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है। हम ज्यादा भूमिका नहीं बनाएंगे, सीधा एक्सपर्ट के पास चलेंगे, लेकिन सिर्फ 20 सेकंड में मैं आपको बता देता हूं। नितिन गडकरी ने शनिवार को एक नागपुर में अल्पसंख्यक समुदाय के एक शिक्षण संस्थान में वो दीक्षांत समारोह में पहुंचे। वहां उन्होंने कहा कि जात पात की राजनीति करने वालों को वो लात मारते हैं और मंत्री पद रहे ना रहे इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो जाति और धर्म की राजनीति करते हैं उनसे वो दूर रहना चाहते हैं। बड़ा बयान समझ सकते हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं नितिन गडकरी। पार्टी कैसे चलती है और पार्टी के क्या क्या बयान होने चाहिए, ये लाइन तय करने वालों में नितिन गडकरी थे। हालांकि अब तो सब जानते हैं उनकी जो हालत इस समय है। उनके पास एक महकमा जरूर है, लेकिन पार्टी के जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने की जितनी कमेटियां हैं सबसे वो आउट है। धर्मपाल धनखड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो देश की राजनीति को, खासकर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को बड़े अच्छे से पहचानते हैं, जानते हैं और उस पर विश्लेषण करते हैं। धनखड़ साहब नमस्कार, आपका स्वागत है हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। धनखड़ साहब, गडकरी साहब कहते हैं कि मैं लात मारता हूं ऐसी राजनीति को जो जात और धर्म की बात करती है। वो कहते हैं कि धर्म की बात करने से बढ़िया है कि उनके पास मंत्री पद ना रहे, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा वो जरा मैं पढ़ के सुना देता हूं। हम कभी भी जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते। मैं चाहे चुनाव हार जाऊं या मंत्री पद चला जाए, अपने सिद्धांत पर हमेशा अटल रहूंगा। बड़ा बयान समझा जाए भारतीय जनता पार्टी के नेता के हिसाब से। बिल्कुल प्रदीप, नितिन गडकरी के बारे में ये विख्यात है और सब लोग जानते हैं कि वो जो करते हैं वही बोलते जी हैं और बहुत ज़्यादा दुराव छुपाव नहीं रखते हैं और वो सीधा सपाट बोलते हैं, अपनी बात रखते हैं और वो इस बात से भी नहीं परेशान होते हैं कि आज के दिन जो पार्टी का निज़ाम है, यानी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर चलती है। जो कुछ भाजपा में वो चाहते हैं वो हो रहा है जी और इसीलिए चाहे वो मंत्रिमंडल की बात हो, मंत्रिमंडल में भी उनके चहेते लोग ही बैठते हैं। केवल सामंजस्य बैठाने के जी ये संघ का दबाव नितिन गडकरी को लेकर के मोदी और शाह पर रहता है, इसलिए उनको मंत्रिमंडल में बराए नाम जरूर रखा है। आपको ध्यान जी हो, पिछले साल सीएजी की रिपोर्ट में एक मामला आया था कि भाई इतने किलोमीटर सड़क इतने करोड़ रुपए में, यानी जी। पर किलोमीटर इतने करोड़ रुपए में पड़ रही है, जो कि बहुत ज्यादा कीमत है। द्वारका और उस एक्सप्रेस वे सीएजी का की मामला रिपोर्ट था। केवल जो है हाईवे को लेकर के थी, हाईवे निर्माण को लेकर के। और जबकि हाईवे निर्माण की गति, मैं समझता हूँ कि जब से नितिन गडकरी के पास ये विभाग आया था, तब से बड़ी तेजी के साथ देश में हाईवे निर्माण हो रहा है। जी तो एक तरह से सीएजी की रिपोर्ट को भी दाएं बाएं करके रखा गया था और उस समय भी नितिन गडकरी ने बहुत कुछ साफ कर दिया था। और लगातार इस तरह की बातें होती रहती हैं, पार्टी के भीतर भी, पार्टी के बाहर भी, विभिन्न प्लेटफार्मों पर। और नितिन गडकरी एक संयत भाषा में जी बोलते हैं, अपनी बात कहते हैं और आगे निकल देते हैं और वो काम के प्रति अपना पूरा समर्पण भाव रखते हैं। हम्म जब वो एक तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पार्टी के, तब उन्होंने पार्टी को अपने तरीके से चलाया था। लेकिन आज जिस तरीके से पार्टी चल रही है और पार्टी का जो चाल चरित्र चेहरा बिल्कुल बदल चुका है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे कि पार्टी है विद डिफरेंस, वो डिफरेंस अब कुछ नहीं बचा है। अब गंगोत्री बन चुकी है भ्रष्टाचार की
भ्रष्टाचारियों की गंगोत्री बन चुकी है। जितने दूसरी पार्टियों के भ्रष्टाचारी है ज्यादातर बीजेपी में आ चुके हैं। तो हाँ, एक कम से तरह कम से जिन पे आरोप था वो तो सब भारतीय जनता पार्टी में आके बेदाग हो ही चुके हैं। हाँ, तो वो एक गंगोत्री बन चुकी है। तो अब मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी अब विद डिफरेंस है। अच्छा, संघ के दबाव के चलते संघ में अच्छी खासी पैठ जो है वो नितिन गडकरी की है, और संघ के से समन्वय बनाए रखने के लिए जो है एक तरह से नितिन गडकरी को भी एडजस्ट किया जाता है मंत्रिमंडल। हालांकि लगता नहीं है कि उनको मंत्री बनाए रखने की कोई चाहत रही होगी। जिस तरीके से उनको साइड ट्रैक करके रखा जाता है, और जिस तरीके से कुछ अन्य मंत्री, जिनमें राजनाथ सिंह भी हैं, जो आज के दिन रक्षा मंत्री हैं, पूरी तरह से वो इस इनके सामने घुटने टेक चुके हैं, और वो बराए नाम रक्षा मंत्री है, बाकी सारे काम जो है वो पीएमओ से ही होते हैं। और सारे ही मंत्रियों के काम अगर सही मायने में देखा जाए तो जिस तरह के भाजपा के सूत्र बताते हैं या भाजपा को कवर करने वाले पत्रकार बताते हैं, जो भीतर तक की बात रखते हैं, वो यही बताते हैं कि अब जो कुछ पीएमओ में होता है वही मंत्रिमंडल या मंत्रियों को करना होता है। पीएमओ से ही सारी चीज होती है। मंत्री का अपना कोई निर्णय नहीं होता है। सब कुछ, सारे निर्णय और सारी कार्यविधि जो है वो पीएमओ से जारी है। पीएमओ में एक रिटायर्ड अधिकारियों का और कुछ चहेते वर्किंग अधिकारियों का जो है एक पूरा पैनल बैठा रखा है, जो 24 घंटे अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग तरीके से काम करते रहते हैं। जो नौकरशाह रहे हैं बड़े, वो नौकरशाह जो हैं वो एक तरह से तैयारी करते हैं, और हर डिपार्टमेंट की अपनी एक योजना बनाते हैं, और वो पार्टी के हिसाब से बनाते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहते हैं। और उनके सही मायने में तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं उसी के हिसाब से उनकी योजनाएं तैयार होती है, और वही आईएएस अधिकारी तय करते हैं। और नितिन गडकरी क्योंकि अपने हिसाब से विभाग को चलाते रहे हैं और चला रहे हैं, उनकी कार्यप्रणाली को लेकर के कोई संदेह नहीं है। इसमें धर्मपाल जी, बड़ा सवाल ये है कि क्या नितिन गडकरी के इस स्टेटमेंट को सीधे तौर पे ये समझा जाए कि अब भारतीय जनता पार्टी की चाहे कोई भी नीति रही हो, वो 80-20 का चाहे नारा बुलंद करना रहा हो, चाहे कोई फिल्म आने के बाद जिन लोगों ने मुगलों के या मुसलमानों के नाम पे जितने जितने रोड बने हुए थे उन पे कालिक पोत के जो है हिंदुओं के नाम से रोडों पे नाम लिख दिया, या फिर वो लोग जो इस बात का समर्थन करते हैं कि कावड़ यात्रा या महाकुंभ में जो है वो मुसलमान अपनी पहचान बता के चीजें बेचे, खाने पीने का सामान बेचे, और उसको समर्थन करने के लिए पूरी की पूरी जो है एक ट्रोल आर्मी तैयार हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता तक उसका समर्थन करने लगते हैं। ऐसे में इसी दीक्षांत समारोह में जिसमें नितिन गडकरी नागपुर में बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि मुस्लिम आईएएस आईपीएस जब बनेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। जिस मुस्लिम समुदाय के मन में एक एक भय बैठा हुआ है, जिस मुस्लिम समुदाय के मन में यह बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता शायद उन्हें अपने साथ रखना, या यहां तक कि ऐसा भी हुआ है कि पूरे पूरे चुनाव में टिकटें नहीं दी गई एक राज्य में मुसलमानों को। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने तो जिस तरह से दूरी बना रखी है वो सबको पता है। ऐसे में अगर नितिन गडकरी ये बयान देते हैं कि मुसलमान अगर आईएएस आईपीएस बनेगा तो देश का भी विकास होगा, इस पे इसको किस तरह से समझने की कोशिश करें धर्मपाल जी? प्रदीप, देखिए, नितिन गडकरी अपनी बात कह रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी में एक समय था कि मध्यम मार्गी नेता जो है वहां हावी रहते, जी। प्रभावी रहते। लेकिन अब उनका प्रभाव निरंतर कम होता जा रहा है, और अब उग्र, और खास तौर पर मुस्लिमों को लेकर के उग्रता का रूप धारण करने वाले नेताओं का जो है वो वर्चस्व कायम है। और भारतीय जनता पार्टी अब न केवल धर्म के आधार पर भेदभाव करती है, बल्कि जातिगत आधार पर भी भेदभाव करती है। और इस तरह की चीजें देखने में आ रही हैं कि जैसे हरियाणा में भाजपा का चलता है जाट वर्सेस जाट,
अदर। जी इसी तरह से गुजरात में पटेलों के खिलाफ चलता है, इसी तरह अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग पॉकेट्स में वो अपने हिसाब से चलते हैं। जैसे हरियाणा में हिंदू मुस्लिम नहीं चलता, जी हिंदू मुस्लिम करने से कोई फायदा नहीं होता, इसलिए हरियाणा में जाट वर्सेस आल करके कि जाट आ रहे हैं, एक तरह से एक कौम को खलनायक बनाने जैसी बातें होती रहती। और ये जाति पाति की राजनीति जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी में आ रही है, जो कि संघ ये कहता है कि वो जाति पाति में विश्वास नहीं रखता, वो केवल हिंदुत्व की बात करता है और हिंदुस्तान में पैदा हुआ हर आदमी हिंदू है। जो संघ इस तरह की बात करता है, संघ प्रमुख जो है वो भी इसी तरह की बात करते हैं, समय समय पर बयान देते रहते हैं। तो नितिन गडकरी को मैं उसी रूप में देखता हूँ जिस तरह से संघ प्रमुख जो है भागवत बयान देते हैं, लेकिन उनसे जुड़े संगठन, आरएसएस से जुड़े संगठन जो हैं वो कुछ अलग ही रिएक्ट कर रहे हो, उनका एक्ट जी कुछ और हो रहा होता है। तो मैं नितिन गडकरी को भी उसी रूप में लेता हूँ जिस तरह से आरएसएस प्रमुख भागवत जो है, मोहन भागवत, वो उनके बयान को लेकर के जो संघ के अनुषंगी संगठन है वो एक तरह से बिल्कुल अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी और संघ में एक उग्र विचार जो है वो हावी हो चुका है और उनके हाथ में सत्ता भी है और पैसा भी है और वो उसको संचालित कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि नितिन गडकरी ने कोई बड़ी बात कही है कि भाई अ, मुस्लिम समुदाय से या अल्पसंख्यक समुदाय से आईएएस आईपीएस बनेंगे तो उनका विकास होगा, ये तो लगातार बनते ही रहे। आईएएस आईपीएस में लगातार आते रहे हैं। बेशक जो बैकडोर एंट्री शुरू की है भारतीय जनता पार्टी ने, खास तौर पर नरेंद्र मोदी ने जो लिटरल एंट्री जिसका नाम दिया गया है, बैकडोर एंट्री मैं उसको बोलता हूँ, आईएएस, जी सीनियर आईएएस बनाने की, कि इंडस्ट्री से सीईओ को बुला करके उनको शामिल करना। अब कौन लोग आ रहे हैं और उनमें किसका रिजर्वेशन और उनमें किस तरह से लोगों को छाटा जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सब जाति पाति पर ही आधारित, कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई उसके लिए कोई फार्मूला तय है। लेकिन आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की जिसमें से एक सवाल ये निकलता है धर्मपाल जी, बड़ी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच के जो रिश्ते हैं वो आपने कहीं ना कहीं खोलने की कोशिश की। और जो जिस तरीके से इस समय जो वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा साहब, उनको जिस तरह एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिलता जा रहा है उससे कहीं ना कहीं एक बात तो साबित हो गई है कि बीजेपी हो सकता है कि जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना चाहती है, संघ कहीं ना कहीं उससे उस नाम से सहमत नहीं है, यही वजह हो सकती है। वरना तो अब जो प्रतिनिधि सभा की बैठक होनी थी बेंगलुरु में, उससे पहले तक जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाना चाहिए था। और ये तय भी माना जा रहा था कि इस बैठक से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष नए चुन लिए जाएंगे। पहले लोकसभा चुनाव, फिर महाराष्ट्र चुनाव, हरियाणा चुनाव, और आप देखिए अब फिर से 40 दिन का एक्सटेंशन मिल गया है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अभी भी, चाहे वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये चाहते हैं कि जैसे अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब रहे अगला अध्यक्ष भी वैसा ही हो, यस-मैन वाला? और संघ ये चाहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो संगठन को आगे बढ़ाए, यस-मैन ना करे, संगठन की मजबूती के लिए काम करे, और जो मोदी और अमित शाह बोल दे उसी को आंख बंद करके इंप्लीमेंट ना करे। क्या क्या अब इस तरह की भी चीजें ये संघ और अभी बीजेपी के बीच? ये लगातार खींचतान चल रही है, ये अंदरूनी मामला है पार्टी का वैसे तो, और लगातार पार्टी जो है अपना काम करती रही है और संघ ये दबाव बनाने की कोशिश करता है। आपको ध्यान हो, अगर थोड़ा सा पीछे चलें तो लोकसभा चुनाव से पहले संघ के नेताओं ने बोला था और संघ के मुखपत्र में ये छपा था कि भाई अब चेहरे और राम मंदिर से काम नहीं चले, जी यानी मोदी के चेहरे और राम मंदिर से चुनाव नहीं जीता जा सकता, उसके लिए आपको जो है कुछ और करना पड़ेगा पार्टी को।
इसी तरह की बात जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव थे विधानसभा के, तो उस समय यह आया था कि संघ के कार्यकर्ता अचानक जो है अवकाश पर चले जाएं, वो चुनाव वाले दिन काम नहीं करें, लेकिन फिर भी किया गया। और जब लोकसभा चुनाव आया तो फिर एक तरह से संघ फिर एक्टिव हुआ, क्योंकि संघ के सामने दिक्कत ये है कि संघ का जो नहीं, एजेंडा लोकसभा है। चुनाव के दौरान तो जेपी नड्डा साहब, जो मैं बात कहना चाह रहा हूं यस मैन वाली, जेपी नड्डा साहब ने तो साफ कह दिया था कि अब भारतीय जनता पार्टी वो वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं रही है जिसको जिसको संघ की जरूरत हो चुनाव जी, जीतने के लिए या आगे ये बढ़ने के लिए। बिल्कुल कहा था, नड्डा साहब ने ही कहा था। और वही नड्डा साहब फिर बाद में अपने बयान से मुकरे भी, जी और एक तरह से संघ को पूरी तरह से दरकिनार करने की कोशिशें जो हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अब तक करता आया है। जी क्योंकि जेपी नड्डा पार्टी के अध्यक्ष हैं और उनके जी बयान का कोई मतलब है, यानी उनका बयान बेसिर पैर का नहीं हो सकता या बिना सोचे समझे नहीं हो सकता। उनका साफ साफ बयान था कि संघ के नेता जो है वो अपने हदूद में रहें, कंट्रोल में रहें, नियंत्रण में रहें, अपनी हदों से पार ना जाए, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ ज्यादा बयानबाजी ना करें। इस तरह जी की चीजें लगातार देखने में आई। और संघ चूंकि अपने तरीके से काम करता है और वो चुनाव में उसके सामने इस वक्त और कोई विकल्प नहीं है। बताते हैं कि जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, तो उसके बाद संघ ने जो है भारतीय कांग्रेस की तरफ समर्थन किया था। जी लेकिन उस वक्त तो वैसे ही कांग्रेस को जीत जाना था, और संघ ने केवल समर्थन दे करके अपना जो है वो एक तरह से अपना जो वजूद है या अपनी पहचान जो है वो बनाए रखने की कोशिश की थी कि भाई हम जो है वो केवल बीजेपी के लिए नहीं बंधे हैं, हम कांग्रेस को भी समर्थन दे सकते हैं। इस तरह की चीजें भी सुनने में आई। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो संघ का जो एजेंडा है वो भारतीय जनता पार्टी पूरा करती दिखती है, पूरा कर रही है, लागू कर रही है। और अब तक मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा डिफ्रेंशिएट एजेंडा लागू करने में रहा हो, क्योंकि संघ के जो एजेंडे हैं वो प्रमुख एजेंडे जो हैं अब तक लागू किए जा चुके हैं या लागू करने की प्रक्रिया में। संघ का एजेंडा समान नागरिक संहिता था, एक राज्य में उसको शुरू करके लिटमस टेस्ट किया जा सकता है। बहुत सारे एजेंडे थे जो इस तरह के एजेंडे संघ चलाता रहा लेकिन है। नितिन और गडकरी के ये बोल कहीं ना कहीं पार्टी को अनकंफर्टेबल तो करते ही है ना। अब उन्होंने कहा कि जाति धर्म की बात करने वाले लोगों को मैं लात मारता हूं। इससे पहले नितिन गडकरी ये भी कह चुके थे कि राजा ऐसा हो जो आलोचना झेल सके, उस पर आत्मचिंतन करे, और लोकतंत्र की ये सबसे बड़ी परीक्षा होती है। अब राजा तो आलोचना झेलता नहीं है, आत्मचिंतन करना तो बहुत दूर की बात है। आप समझ रहे हैं नितिन गडकरी का ये बयान, ये स्टेटमेंट जो है किस और इशारा रहा होगा जब उन्होंने ये बयान दिया था, ये स्टेटमेंट दी थी कि राजा को आलोचनाएं झेलनी चाहिए और उस पर विवेचना भी जाहिर करनी चाहिए। जाहिर है नरेंद्र मोदी के बारे में ही दिया होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ही कहा था। ये साफ है, इसमें कोई दो राय नहीं। और आज जो जात पात की बात कर रहे हैं, ये पार्टी के उन्हीं नेताओं को चेतावनी एक तरह से दी जा रही है, उन्हीं को चेताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो चेतने की स्थिति में नहीं है। आज वो अपने आप को सुप्रीम पावर मानते हैं। वो देखते हैं कि संघ भी उनके कब्जे में है और बीजेपी भी उनके कब्जे में है। बीजेपी हो या संघ, संघ के अंदर एक संघर्ष काफी समय से चल रहा था। चित्पावन ब्राह्मण जो है वो हमेशा एक तरह से संघ के प्रमुख के तौर पे ज्यादातर समय रहे हैं। और संघ को चलाने वाला जो समुदाय था, संघ को जो धन देने वाला समुदाय है, वो जैन जैन जी समुदाय। तो संघ के अंदर भी एक रस्साकसी लगातार चल रही है कि संघ की कमान किसके पास, पैसा देने वाले के पास हो या चित्पावन ब्राह्मण के पास हो, जो एक तरह से जातिगत व्यवस्था ही है। तो इस तरह की चीजें लगातार संघ में एक संघर्ष अंदर खाने लगातार चल रहा है। और पार्टी अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के, सब चुनाव नहीं बल्कि मैं इसको चयन कहूँ,
चुनाव नहीं है, वोट डाल के चुना जाता है। लेकिन ये चयन को लेकर के जो खींचतान चल रही है, वो निश्चित रूप से यही है कि मोदी और शाह जो हैं, वो यही चाहते हैं कि उनके इशारे पर काम करने वाला अध्यक्ष हो, जो उनके मुताबिक चले और उनके मुताबिक पार्टी का संचालन। ये निश्चित रूप से एक बड़ा संघर्ष है और संघ का दबाव इस बात को लेकर के है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर से जो है संघ का वर्चस्व बढ़े। और संघ अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए अपने लोगों को आगे कर भी चुका है, लेकिन कोई खास परिणाम जो है उनका नहीं निकला है। और बताते हैं कि संघ ने जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है का जो अभी चुनाव हुआ था, रेखा गुप्ता, उसका चयन जो है संघ के सिफारिश के आधार पे किया गया है। तो अब एक तरह से राजनीतिक हलकों में, दिल्ली के राजनीतिक हलकों में, वो भी भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक हलकों में ये लगातार चर्चा हो रही है कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में, चयन में जो है वो संघ की नहीं चलेगी। संघ अपना टर्म ले चुका है रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनवा कर। तो ये जिस्ट है दोस्तों इस पूरी चर्चा का कि संघ अपना टर्म ले चुका है राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में। अब हो सकता है कि संघ जिस तरह से अपने हिसाब से राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन में जो है भूमिका निभाता है वो ना निभा पाए, ये आने वाले समय में देखा जाएगा। लेकिन धर्मपाल जी ने जो विश्लेषण किया है उसका सीधा सा अर्थ ये है कि जो गडकरी साहब का बयान है उसको भी कहीं ना कहीं संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच के ताल्लुकों के साथ जोड़ के देखा जा सकता है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में देरी हो रही है उसको लेके भी बीजेपी और संघ के बीच में रिश्ते इस समय कैसे चल रहे हैं उसको लेकर भी धर्मपाल धनखड़ साहब ने विश्लेषण किया है। दोस्तों ये शो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धनखड़ साहब बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।